गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 आपके सिविक्स की बुक का। जो चैप्टर 3 है वो बात करता है पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, पार्लियामेंट क्या होती है, क्यों है, क्या उसका काम है, कौन कौन से लॉज बनाती है, कैसे लॉज बनाती है, ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले एक पिक्चर दी हुई है जिसमें इलेक्शन रिजल्ट फॉर लोकसभा दिया हुआ है। उसमें कुछ नंबर्स हैं, कुछ स्टेट्स के नाम हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम हैं। तो ये सब चीज़ें हम अक्सर देखते हैं जब हमारे यहाँ कभी चुनाव होते हैं या इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है। उसके बाद ऐसे रिजल्ट्स हमें टेलीविज़न पे देखने मिलते हैं। तो यही सब चीज़ें हमें जाननी है, ये क्या चीज़ें हैं, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, कौन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस रिज़ल्ट के बाद क्या होता है, एट्सेट्रा। तो वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, एक सवाल पूछ रहे हैं चैप्टर के शुरुआत में हमसे कि पार्लियामेंट क्या होती है। तो पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी है, पार्लियामेंट इज़ अ बॉडी, पार्लियामेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एंड टू resolve the problems and implement or adopt to the demands of the people, and the promises which the various political parties have done before the election. So the representative of the political party, जो political party के प्रतिनिधि हैं, वो जाते हैं पार्लियामेंट में, हमारी आवाज़ उठाते हैं, उसकी हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, नए कानून बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में या हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसी एक संस्था जहाँ पे ऐसे निर्णय होते हैं, जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाता है, उनको डिस्कस किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूशन को, उस संस्था को हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो पार्लियामेंट किसे कहते हैं वो हमें पता लग गया, थोड़ा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में भी और डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले पार्लियामेंट क्यों चाहिए? तो पार्लियामेंट हमें इसलिए चाहिए कि हमारे देश में नए नए कानून बनाए जा सकें, पुराने कानूनों में बदलाव किया जा सके, अलग अलग तरीके से लोगों की जो समस्याएं हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उस एरिया से आ रहे हैं, किसी एक एरिया से एक पर्टिकुलर व्यक्ति चुन के जा रहा है और वो किस प्रकार से लोगों की डिमांड्स को उठा रहा है, कैसे उनको सॉल्व कर रहा है, उस तरीके से जो चीज़ें, जो निर्णय लेने होते हैं। इसीलिए हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी हर रोज़ तो बैठ के कोई मीटिंग कर नहीं सकते। सपोज़ करते हैं कि 10 रोड यहाँ पे बनाने, सही करने हैं, जो अलग अलग गाँव की तरफ जाते हैं अगस्त्यमुनि से। तो किस रोड को सबसे पहले बनाना है, किस रोड पे कोई ब्रिज बनाना है, किन लोगों के घर में वाटर सप्लाई नहीं है, किन लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, या कौन से नए क्राइम से बचने के लिए उस पर नया फ़ाइन लगाना है, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम सब हर रोज़ तो मीटिंग बुला नहीं सकते हैं सभी लोगों की। तो इन सब चीज़ों के लिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि चुनते हैं, ताकि वो व्यक्ति वहाँ जाए और वो वहाँ जाके हमारी समस्याओं को उठाए, उनको सॉल्व कराए। अगर उनके लिए नए कानूनों की ज़रूरत है तो उन कानूनों को लाए, सरकार से डिमांड करे पैसों की और भी बहुत सारी मदद की, ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं उस एरिया में उनको सॉल्व किया जा सके। तो इन सभी कारणों के लिए हमें क्या चाहिए? पार्लियामेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि लोग क्यों डिसाइड करें, वाई शुड पीपल डिसाइड? तो लोग इसलिए डिसाइड करेंगे क्योंकि वो लोगों की समस्याएं हैं, और एक चीज़ तो ये कि लोगों की समस्याएं हैं, उनको ज़्यादा पता है कि कैसे वो सॉल्व होंगी, जो उस एरिया में रह रहे हैं या उस एरिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो फिज़िकली ग्राउंड पे जा रहे हैं, देख रहे हैं। ऑब्वियसली वही लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ पे समस्याएं कैसे सॉल्व हो सकती हैं। इसके लिए एक और चीज़ ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15th of August 1947। बिफोर दैट आर कंट्री वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। एज यू ऑल आर अवेयर दैट बिफोर दैट आर कंट्री वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। दे मेड देयर ओन लॉज, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ पीपल। लोगों की क्या मांगे हैं, कैसे लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से, जैसे उनको अच्छा लगता है, जो उनके लिए सूटेबल था,
उस प्रकार के नियम कानून उन्होंने बनाए समय समय पे. दे हैव मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल. सो अब ये कहानी हमारी शुरू होती है 1885 से, जब हमारी देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ. इसलिए पार्टी बनाई गई ताकि जो इंडियंस हैं, द इंडियंस हु आर नॉट एबल टू गेट देयर राइट्स, हु आर नॉट एबल टू बी रिप्रेजेंटेटेड फॉर देयर पीपल, शुड बी अलाउड टू हैव अ से. उनको बोलने का अधिकार, उनको समस्याएं रखने का अधिकार, उनको नए कानून बनाने का अधिकार मिल सके. तो इसी कानून बनाने के अधिकार और इसी रिप्रेजेंटेशन के लिए डिमांड्स रखी नेशनल कांग्रेस ने. इसमें 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने उनको थोड़ा लोकल बॉडीज़ में रिप्रेजेंटेशन या इलेक्शन में पार्ट लेने, खड़ा होने की आज़ादी दी, पर वो बहुत कम थी. तो इसके लिए उन्होंने और ज़्यादा लड़ाई लड़ी. और 1947 के बाद जब हम आज़ाद हो गए, तब हमने पार्लियामेंट का गठन किया. तो हमारे पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं, जो इलेक्शन जीत के जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें अलग अलग एरियाज़ से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अलग अलग सीट से जीत के जाते हैं. तो अब सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है. कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसा एरिया है जहाँ से कोई एक इंसान एक ग्रुप ऑफ लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पे अलग अलग लोग चुन के उत्तराखंड का रिप्रेजेंटेशन करने लोकसभा में जाते हैं और 2 राज्यसभा की सीटें भी हैं. तो इस तरीके से लोग प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं ताकि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, लोकल पीपल हैं, उनकी समस्याओं को उठाया जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. द पीपल वोट फॉर सर्टेन पीपल. कुछ अन्य लोगों के लिए जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनके लिए वोट करते हैं. उसमें से जिसको सबसे ज़्यादा सीट वोट मिलती है, द पर्सन हु गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स एज कम्पेयर टू हिज ओपोनेंट्स, उसके साथ में, उसके विपक्ष में या उसके साथ जो लोग इलेक्शन में खड़े हैं और लोग खड़े हैं, उनमें से जितने भी लोग खड़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलती हैं वो लोगों का क्या बन जाता है, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव. और वो फिर पार्लियामेंट में जाके क्या करता है, लोगों की समस्याओं को उठाता है, डिस्कशन करता है, नए कानून बनाने की डिमांड करता है, ग्रांट्स मांगता है गवर्नमेंट से ताकि वहाँ पर विकास हो सके, एसेट्रा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट द पार्लियामेंट इज़. पार्लियामेंट क्या होती है, कहाँ से आइडिया आया, वो लोग क्या करते हैं वहाँ जाके. ठीक है, तो बहुत सारी, अब एक एक्सरसाइज आ गई है हमारे पास. इस एक्सरसाइज को हम कॉपी में करेंगे. ऑल ऑफ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक्स. मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. आप समझने की कोशिश करें कि ये क्या पूछ रहे हैं और इसका आंसर क्या होना चाहिए. यूज द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंटेटिव टू एक्सप्लेन हु एन MLA एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड. So, when you talk about an MLA, first of all, let us understand that the full form of MLA is Member of Legislative Assembly. So, ये जो Member of Legislative Assembly है, ये क्या करता है, हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. जैसे कि आपके स्टेट उत्तराखंड में भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पर कितने रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, 70. तो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कितने होने चाहिए, कितने ज़्यादा होने चाहिए, कितने कम होने चाहिए, ये डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन पे. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ज़्यादा होंगे. तो आपके यहाँ पे भी केदारनाथ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है, श्री मनोज रावत. इसी तरीके से रुद्रप्रयाग भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, जहाँ पे कौन है, श्री भरत चौधरी MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं. तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, वो एरिया जहाँ से कोई व्यक्ति चुनकर जाता है. एन एरिया फ्रॉम वेयर अ रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट और कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों वर्ड्स को ले लिया. सो अगर आप MLA की डेफिनेशन को डिफाइन करने की कोशिश करें, एन MLA दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली is a representative from a constituency who represent a certain area or constituency. Now coming on to the second question, discuss with your teacher the difference between state legislative assembly, Vidhan Sabha and parliament, Lok Sabha.
तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा भी कहते हैं, वो एक राज्य के लिए कानून बनाती है और राज्य के लोगों की समस्याओं को सॉल्व करती है। टैक्सेस और इसको यूटिलाइज कैसे करना है, जो सरकारी पैसा है उसको कहाँ कहाँ पर लगाना है, इन सब चीज़ों के डिसीजन लेती है। वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा ब्रैकेट में दिया हुआ है, वो लोग रिप्रेजेंट होके जाते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से जाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों की समस्याएं उठाते हैं। यानी कि विधानसभा में वो समस्याएं सॉल्व होती हैं या वो नए कानून बनाए जाते हैं या वो पैसा स्पेंड होता है जो उस स्टेट के पास है या स्टेट से कंसर्न जो इश्यूज़ है। वहीं लोकसभा में वो इश्यूज़ लिए जाते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों द्वारा उठाए गए हैं। यानी कि लोकसभा एक रिप्रेजेंटेशन है पूरी कंट्री का और विधानसभा रिप्रेजेंटेशन है एक स्टेट का, जहाँ पे पार्लियामेंट में पूरे देश के लिए कानून, पूरे देश की समस्या, विभिन्न जो एरिया हैं, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ हैं हमारे देश में, वहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं उनको डिस्कस करते हैं और फिर रिजॉल्व करते हैं। तो विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट लेवल पे और पार्लियामेंट होती है नेशनल लेवल पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमें ये बताना है हर एक काम में कि कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का। मैं यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको कि कौन सा काम सेंट्रल या स्टेट का क्यों है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि ये काम कौन सी गवर्नमेंट का है, बल्कि ये भी कि क्यों है ये इस गवर्नमेंट का काम। तो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद चाइना। चाइना के साथ शांतिपूर्ण संबंध हमारे स्थापित हों, ये कौन सी गवर्नमेंट का काम है? क्या ये किसी स्टेट गवर्नमेंट का काम है? ऐसे तो हर एक स्टेट अपना अपना निर्णय लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब देश की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है, तो फिर कौन इसमें निर्णय लेगा? लोकसभा, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं दूसरे पॉइंट पे आते हैं। द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8 फॉर ऑल स्कूल्स अंडर दिस बोर्ड। मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि बोर्ड एग्जाम्स 8th क्लास में नहीं होंगे, सिर्फ 9th और 10th क्लास में होंगे स्टेट बोर्ड में। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये मैटर किसी एक स्टेट का है। दिस मैटर इज कंसर्निंग ओनली वन स्टेट, दैट इज मध्य प्रदेश। सो naturally and generally the Madhya Pradesh government will take decision whether to have board exams in 8th standard or not. Moving on to the third point, introduction of a new train connection between Ajmer and Mysore. So एक नई ट्रेन चलानी है जहाँ पर अजमेर और मैसूर को जोड़ना है। जैसा कि हम सभी को पता है, अजमेर इज़ अ सिटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, वेयर एज मैसूर इज़ अ सिटी in the state of Karnataka. So a train connection needs to be established between two cities of different states. तो अलग अलग स्टेट्स के दो शहरों के बीच में एक ट्रेन चलानी है। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, तो जैसा हमने पढ़ा है, सिर्फ स्टेट्स के डिसीजन लेगी। इट विल टेक डिसीजंस रिलेटेड विद इन द स्टेट। तो स्टेट के बाहर या दो स्टेट्स की बात हो रही है जहाँ पे एक ट्रेन चलानी है, तो इस डिसीजन को कौन लेगा? ऑब्वियसली द सेंट्रल गवर्नमेंट। Now moving on to the fourth point, that is introduction of a new 1000 rupee note. 1000 रुपये का एक नया नोट लाना है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग करेंसी, अलग अलग नोट्स नहीं है। हम देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जाएंगे तो हमारे सारे नोट्स सेम डिनोमिनेशन के सेम होते हैं। ऐसा नहीं कि 1000 रुपये का नोट उत्तराखंड में कुछ और होगा, हरियाणा में कुछ और होगा, राजस्थान में कुछ और होगा। उन सभी की जो क्वालिटी है, उन सभी की जो पिक्चराइजेशन है, वो सारी की सारी सेम है। तो सारे देश में जब सेम टाइप के नोट मिलते हैं, यानी कि सारे देश में समानता जब स्थापित करनी है, तो वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट नया नोट इशू करेगी? द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं हमारे पास। उसमें 4 चीज़ें आपको ऑप्शन में दी हुई हैं। पहले इन 4 चीज़ों को समझ लेते हैं, ऑप्शंस को, उसके बाद जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो ऑप्शंस में क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि, और डायरेक्टली, सीधा। तो क्या कह रहा है सवाल? पहली बात, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ अ इक्वल राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट्स। सभी जो एडल्ट्स हैं उनको समान अधिकार देना वोट करने का, उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट
franchise the equal right to vote for all adults irrespective of their gender, religion, caste, color of skin etc. यानी कि किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग अथवा किसी और चीज़ का भेद नहीं होता है और समान अवसर मिलता है वोट करने का, उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एमएलए हम पहले ही जान चुके हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि एक राज्य में राज्य सरकार में प्रतिनिधि होते हैं या राज्य के जो विधानसभा है उसमें प्रतिनिधि होते हैं लोगों के। आगे रिप्रेजेंटेटिव, जो कि अपने आप में प्रतिनिधि जिसका मतलब है, यानी कि जिसको हमने वोट देकर अपने लिए इलेक्ट किया है, अपने लिए डिसीजन लेने के लिए। और डायरेक्टली मतलब सीधा। तो अब आते हैं सीधा सवाल पे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly. क्या कह रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टाइप की सरकार है हमारे यहाँ पे, तो इसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली नहीं करते तो क्या करते हैं? वोट देते हैं। इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं थ्रू एन इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? दीज डैश मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो कौन? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं ये मिलते हैं कहाँ पे? विधानसभा में, जो कि अक्सर राजधानी में, कैपिटल में होती है। तो उत्तराखंड की विधानसभा कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे एमएलएज जाते हैं और लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट इटसेल्फ कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज डैश। तो सरकार जब तक अपने आप को गवर्नमेंट या लोग डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकती है, तब तक उन्होंने क्या नहीं किया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स द यूनिवर्सल राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, किसी भी असमानता को दूर करते हुए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। You have read that most elected members, whether in the panchayat or Vidhan Sabha or parliament, are elected for a fixed period of 5 years. Why do we have a system where the representatives are elected for a fixed period and not for life? कह रहे हैं कि हमने ज़्यादातर जो सिस्टम देखा है तीनों लेवल्स की गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, उसमें लोग अक्सर 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। तो ये ऐसा क्यों नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए इलेक्ट हो जाएं? वो सिर्फ 5 साल के लिए ही इलेक्ट क्यों होते हैं? तो इसलिए सिर्फ 5 साल के इलेक्ट होते हैं क्योंकि हमें 5 साल में उसका परफॉर्मेंस देखना है, उनका काम देखना है, दैट हाउ मच वर्क और हाउ मैनी प्रोमिसेस ही हैज़ फुलफिल्ड। वो इलेक्शन से पहले कुछ प्रोमिसेस किए होंगे, तो 5 साल में हम ये एनालाइज कर लेते हैं, उसको इतना समय मिल जाता है कि जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं वो उनको करें, उनको फुलफ़िल करें, और जो समस्याएं लोगों की हैं उनको उन्होंने कितना सॉल्व किया। अगर उन्होंने अच्छा काम किया, इफ़ ही हैज़ डन अ गुड वर्क, अगेन वी विल वोट एंड इलेक्ट हिम। बट इफ़ ही हैज़ नॉट डन गुड वर्क, ही हैज़ नॉट रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, तो हमारे पास ये शक्ति है 5 साल के बाद कि हम उसको हरा सकें, उसको वोट नहीं देंगे। अगर लाइफ टाइम के लिए बना दिया और वो हमारे लिए काम नहीं करेगा, इफ़ वी इलेक्ट समबडी फॉर अ लाइफ टाइम एंड ही डजंट वर्क फॉर अस, सो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू रिमूव सच अ पर्सन। तो इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिसमें 5 साल के लिए किसी को इलेक्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है, यू हैव रेड द पीपल्स that people participated in other ways and not just through elections to express approval or disapproval of the government actions of the government. Can you describe 3 ways through a small skit? तो अगले वाले में एक स्किट करने बोल रहा है, हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं तो स्किट करना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, परंतु हमने 7th क्लास में पढ़ लिया है कि we have different ways to protest when our problems are not resolved by पीपल। तो हमारी समस्याएं जब सॉल्व नहीं होती हैं तब हम अलग अलग तरीके की चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम अपनाते हैं? जैसे पब्लिक प्रोटेस्ट होता है, हम प्रदर्शन करते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के घर के बाहर जाके रैलीज़ निकालते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स करते हैं, ठीक है, भूख हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं एक डेमोक्रेसी में, कि कैसे हम अपनी समस्याओं को उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ना है हमने। नेक्स्ट जो पोर्शन है चैप्टर का वो आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने ये पढ़ा कि हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, हमारे देश में 2 प्रकार की
लेवल के पार्लियामेंट्स हैं, जैसे कि एक सेंट्रल लेवल पे है लोकसभा और राज्यसभा, और उसके बाद स्टेट लेवल पे कौन सी है, राज्य विधानसभा। हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए, नए कानून बनाने के लिए, मनी कहाँ पर स्पेंड करनी है, टैक्स से जो आई है या और किसी तरीके से आई है, वो कहाँ कहाँ पे किन किन विकास कार्यों में करनी है। लोग क्यों ये डिसाइड करें कि हमें रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, उनके ऊपर रिप्रेजेंटेटिव कोई थोपा क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने ये बात की कि ब्रिटिशर्स कैसे कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, और अब हमारे पास जब ये अधिकार है तो हम किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं। हमने सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोट करने का अधिकार दे रखा है, जिससे समान अवसर मिल सके सभी को अपनी समस्याएं लोगों तक पहुंचाने का और उसके बाद उनको विधानसभा और पार्लियामेंट में उठाने का। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारे सवाल और एक एक्सरसाइज की, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पार्लियामेंट क्यों चाहिए, पार्लियामेंट क्या होती है और वहाँ पर कौन से काम होते हैं।